आप लोगों को विजिबल है? यस सर। तो लास्ट टर्न पे हम लोग सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेज़र के बारे में पढ़ रहे थे और हम लोगों ने उसकी कुछ इम्पोर्टेंट एडवांटेजेस डिस्कस करी थी ओवर दी एलईडी। तो हमने ये देखा था कि एलईडी के करस्पॉन्डिंग उसकी कुछ एडवांटेज हैं, जैसे कि हाई रेडियंस और नैरो लाइन विड्थ, मॉड्यूलेशन कैपेबिलिटी इन द गीगाहर्ट्ज रेंज और रिलेटिव टेम्परल कोहेरेंस, और हमने देखा था स्पेटियल कोहेरेंस भी कंपैरेटिवली इसकी एलईडी से अच्छी होती है, आईएलडी की, इंजेक्शन लेज़र डायोड की, सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेज़र की। नाउ वो होता क्या है, कैसे फैब्रिकेट होता है, कैसे हम ये सारी जितनी भी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनको इनकॉर्पोरेट करते हैं, तो डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेज़र। तो अगर हम देखें बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो होमो जंक्शन का, अगर मैं बात करूं, मैं हेटेरो जंक्शन की बात नहीं कर रहा अभी फिलहाल के लिए, तो अभी मैंने होमो जंक्शन के थ्रू आपको ये बताने की कोशिश करी है इस फिगर के थ्रू कि ये होमो जंक्शन का स्ट्रक्चर मैंने बनाया जहाँ पे मैंने क्लीव्ड मिरर्स आपको दिए हैं दोनों एंड पर, है ना। देखो इधर साइड में मेरा पी मटेरियल है, इधर साइड में मेरा एन टाइप का मटेरियल है, और उनके डिप्लीशन रीजन जो मेरा एक्टिव रीजन है बेसिकली, है ना ये, और उसके दोनों साइड पे, ठीक है, इस साइड पे और इसकी ऑपोजिट साइड पे मैंने एक मिरर स्ट्रक्चर बनाया है, क्रिस्टल मिरर, क्लीव मिरर, ठीक है। उससे होगा क्या कि लाइट जो है मेरी केवल उसी पोर्शन से निकलेगी, बाकी कहीं से नहीं निकलेगी। तो जिस पोर्शन से मैं चाहता हूँ लाइट उस पोर्शन से निकले, प्लस मैं इंटरनल रिफ्लेक्शन उसका जो फोटॉन्स मेरे रिलीज हो रहे हैं उस पूरी प्रोसेस में रिकॉम्बिनेशन के दौरान, तो वो मेरे फोटॉन्स इस एक्टिव रीजन में रहें जब तक कि मैं उनको निकालना ना चाहूँ, है ना, जिससे कि वो मल्टीपल फोटॉन्स रिलीज करने में हेल्प करें। तो बेसिकली आप देखो यहाँ पे, इन ऑर्डर टू एनकरेज द स्टिमुलेटेड एमिशन इन द कैविटी व्हेन द इलेक्ट्रॉन्स आर इंजेक्टेड इनटू द पी रीजन, ठीक है। अब ये बेसिकली क्या काम करते हैं क्लीव्ड मिरर्स, ये काम करेंगे कि ये स्टिमुलेटेड एमिशन को एनकरेज करेंगे। स्टिमुलेटेड एमिशन को एनकरेज इसलिए करेंगे क्योंकि वो फोटोन को बाहर नहीं निकलने देगा। जब फोटोन को बाहर नहीं निकलने देगा तो अगर एक फोटोन रिलीज हुआ एक रिकॉम्बिनेशन से, है ना, मैंने कोई एक्सटर्नल लाइट नहीं लगाई है, मैंने एक फोटोन रिकॉम्बिनेशन से यहाँ पर इस एक्टिव रीजन में ये फैब्रिक पैरोट जो कैविटी है, ये कैविटी फॉर्म हो रही है इस स्ट्रक्चर के थ्रू। तो यहाँ पर जो रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, ये रिकॉम्बिनेशन बेसिकली फोटोन को रिलीज कर रहा है। अब फोटोन मेरा बाहर नहीं जा पा रहा बिकॉज ऑफ द क्लीव्ड मिरर स्ट्रक्चर। तो ऐसे केस में हुआ क्या कि वो फोटोन दूसरे फोटोन को रिलीज करने में हेल्प करेगा, यानी मुझे स्टिमुलेटेड एमिशन मिल जाएगा। तो स्टिमुलेटेड एमिशन में होता क्या है, बेसिकली मैं एक फोटोन पहले दूंगा, वो फोटोन एक इलेक्ट्रॉन एब्जॉर्ब करेगा हाई एनर्जी स्टेट का, और जब वो हाई एनर्जी स्टेट का इलेक्ट्रॉन लो एनर्जी स्टेट में आएगा तो ऑटोमेटिकली वो एक फोटोन और रिलीज कर रहा है। तो एक फोटोन तो ये जो मैंने इनपुट पे दिया था, एक फोटोन जो आउटपुट पे रिलीज हो रहा है, 2 फोटॉन्स मेरे को मिलेंगे अगर एक इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट की तरफ आ रहा है। लेकिन यहाँ पर मुझे एक फोटोन देना पड़ेगा। अब उसको देने के लिए मैं उसको बोलता हूँ कि ये स्टिमुलेटेड एमिशन है। नाउ इंजेक्शन लेजर में या कोई भी अगर डिवाइस मैं बनाना चाहता हूँ स्टिमुलेटेड एमिशन के थ्रू से रिलेटेड या से वर्क करने वाली, तो उस केस में क्या होगा, मुझे एक इनपुट फोटोन देना पड़ेगा, मतलब मुझे एक लाइट देनी पड़ेगी। तो क्या पॉसिबल है मैं किसी डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए लाइट दूँ हर समय, है ना, और वो लाइट मेरे को सिंक्रोनाइज्ड या स्टिमुलेटेड एमिशन प्रोवाइड करने में हेल्प करे? दैट इज नॉट कंपैरेटिवली फीजिबल। तो मैंने क्या करा, मैंने एक इलेक्ट्रॉन जो हाई एनर्जी स्टेट का था वो लो एनर्जी स्टेट में आया और रिकॉम्बिनेशन हुआ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का फ्रॉम द पी टू एन रीजन या एन टू पी रीजन, और उसके बाद वहाँ पर एक फोटोन रिलीज हुआ। अब वो फोटोन मैं इस डिवाइस के अंदर ही कन्फाइंड करता हूँ, मैं उसको बाहर नहीं निकलने दे रहा। तो अगर वो बाहर नहीं निकलेगा तो ऑटोमेटिकली वो फोटोन, ये वाला फोटोन, दूसरे फोटॉन्स को रिलीज करने में हेल्प करेगा। अब ये 2 फोटॉन्स हो गए, ये 2 फोटॉन अल्टीमेटली और फोटॉन्स को रिलीज करने में हेल्प करेंगे। तो इस तरीके से मैं स्टिमुलेटेड एमिशन को एनकरेज कर रहा हूँ इस कैविटी के अंदर, इस
एक्टिव रीजन के अंदर, फैब्रिक पैरोट कैविटी के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली होमो जंक्शन डिवाइस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि दोनों सेम मटेरियल है। अगर दोनों अलग अलग होते तो मैं हेट्रो जंक्शन बोलता हूँ ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये डिवाइसेस हाई थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटी को होल्ड करते हैं या होती है इनकी, जिससे कि कैरियर कंटेनमेंट कंपैरेटिवली ड्यू टू दी देयर लैक ऑफ द कैरियर कंटेनमेंट कंपैरेटिवली कम है, उसकी वजह से हायर थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटी होती है, मतलब हाई अमाउंट ऑफ करंट रिक्वायर्ड होता है क्या कहते हैं इन डिवाइसेस के लिए, होमो जंक्शन के लिए, जिससे कि मैं स्टिमुलेटेड एमिशन को अचीव कर पाऊँ। अब इसमें एक प्रॉब्लम और है, हाई करंट डेंसिटी अगर मेरे को चाहिए तो वो डिवाइस लगभग 300 केल्विन के आसपास टेम्परेचर पर ऑपरेट करे, है ना, और लार्जली यूटिलाइज होती हैं अगर वो पल्स मोड में काम करें, जिससे कि टेम्परेचर, जंक्शन का टेम्परेचर जो है मिनिमाइज कर सकूं, और उस मिनिमाइज टेम्परेचर की वजह से मैं अपने डिवाइस की डैमेज को प्रोटेक्ट कर सकता हूं, बचा सकता हूं। लेकिन अगर मैं कैरियर कंटेनमेंट यानी जो मेरा एक्टिव रीजन में मेरे कैरियर्स हैं उनको रोकना चाहता हूँ, है ना, लाइट को रोकना चाहता हूँ उस रीजन में, तो मैं क्या करूँगा, मुझे मिनिमम रिक्वायरमेंट होगी कि मैं थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटी को लोअर करूँ। जितना लोअर थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटी होगी उतनी कम टेम्परेचर पर काम करेगा और उसकी डैमेज नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ऐसे केस में मैं यूज करता हूँ हेट्रो जंक्शन स्ट्रक्चर्स। तो हेट्रो जंक्शन स्ट्रक्चर्स का एक सिंपल सा फायदा ये है कि अगर मैं कैरियर कंटेनमेंट को विद इन द एक्टिव रीजन अचीव करना चाहता हूँ बाय जिससे कि मेरी करंट डेंसिटी, जो थ्रेशोल्ड करंट डेंसिटीज है वो मेरी कम हो जाए, है ना, तो वो मैं हेट्रो जंक्शन के स्ट्रक्चर से यूज कर सकता हूँ, अचीव कर सकता हूँ, ठीक है। अब मैं हेट्रो जंक्शन स्ट्रक्चर्स मेरे पास कई सारे हैं, तो मैं DH डबल हेट्रो जंक्शन इंजेक्शन लेजर की बात कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। कई सारे हेट्रो जंक्शन हो सकते हैं, मतलब हेट्रो जंक्शन सिंपल कि मैं एक मटेरियल दूसरी टाइप का है P और सपोज N किसी दूसरे टाइप का है, तो ऑटोमेटिकली वो एक हेट्रो जंक्शन फॉर्म कर रहे हैं। मैंने एक सिंगल क्रिस्टल के ऊपर फैब्रिकेट नहीं करा है, मैंने दो अलग अलग क्रिस्टल ज्वाइन करे हैं, ठीक है, P का अलग N का अलग, और उन दोनों क्रिस्टल को ज्वाइन करा है। लेकिन अगर मैं डबल हेट्रो जंक्शन की बात करता हूँ, मतलब मैं दो हेट्रो जंक्शन जो है वो डुअल टाइप का है। इंजेक्शन लेजर अगर मैं उससे फैब्रिकेट करता हूँ डबल हेट्रो जंक्शन इंजेक्शन लेजर, तो मैं थर्ड फिफ्थ ग्रुप के एलॉयज से भी कर सकता हूँ, है ना, जिससे कि मेरा कैरियर का और ऑप्टिकल लाइट का, कैरियर मतलब इलेक्ट्रॉन्स और होल्स, है ना, वो उस रीजन में रहेंगे, जिससे कि मेरा रिकॉम्बिनेशन हो सके, प्लस जो लाइट या फोटोन जो रिलीज हो रहे हैं वो भी उस एक्टिव रीजन में रह पाए, है ना, ऑन बोथ साइड्स ऑफ P and N जंक्शन, दोनों साइड पे। ऐसा नहीं है कि केवल एक ही साइड पे हो, केवल N की तरफ P की तरफ नहीं है, या केवल P की तरफ N की तरफ नहीं है, ठीक है। तो उसके लिए मैं डबल हेट्रो जंक्शन इंजेक्शन लेजर का इस्तेमाल करूँगा, ठीक है, जिससे कि जो मेरे सिंगल अगर मैं होमो जंक्शन से बनाता हूँ लेजर के स्ट्रक्चर को, या मैं सिंगल हेट्रो जंक्शन से स्ट्रक्चर को बनाता हूँ, तो उनके कंपैरिजन में डबल हेट्रो जंक्शन इंजेक्शन लेजर जो है वो काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस देता है इन टर्म्स ऑफ एफिशिएंसी, इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल एंड कैरियर कन्फाइनमेंट विद इन द एक्टिव रीजन, या विद इन द फैब्रिक पैरोट कैविटी, ठीक है। तो उस रीजन में मुझे ये अगर अचीव करना है तो मैं डबल हेट्रो जंक्शन इंजेक्शन लेजर का इस्तेमाल कर सकता हूँ या फैब्रिकेट कर सकता हूँ। ये जो है प्रॉपर हीट सिंकिंग को भी अलाउ करता है, जिससे कि अगर मेरा डिवाइस कंटिन्यूस वेव मोड में ऑपरेट हो रही हो अराउंड 300 केल्विन, 300 केल्विन मतलब काइंड ऑफ रूम टेम्परेचर, स्लाइटली मोर देन दैट, तो उसके केस में हम ऑप्टिकल कम्युनिकेशन के लिए इस डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर डिवाइस में इलेक्ट्रॉन्स और होल का रिकॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब लाइट अगर एमर्ज हो रही है ना, लाइट मेरी एमिट हो रही है उस स्ट्रक्चर से, तो ऑटोमेटिकली लाइट के अगर उस स्ट्रक्चर के अंदर कन्फाइंड रहेगी तो ऑटोमेटिकली हीटिंग ज़्यादा होगी, और अगर वो हीट की सिंकिंग ना हो तो वो डिवाइस मेरी डैमेज हो सकती है। तो ये जो डबल हेट्रो जंक्शन इंजेक्शन लेज़र है, ये डबल हेट्रो जंक्शंस हैं, मतलब दो टाइप के अलग अलग जंक्शंस हैं, और उसकी वजह से हीट सिंकिंग में मेरे को आसानी होती है, मदद मिलती है। इसीलिए हम लोग ऑप्टिकल कम्युनिकेशन में डबल हेट्रो जंक्शन इंजेक्शन लेज़र का कंपैरेटिवली ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब बात आती है कि अगर मैं
कोई भी होमो जंक्शन या हेट्रो जंक्शन या डबल हेट्रो जंक्शन इंजेक्शन लेजर लेता हूँ तो उसकी एफिशिएंसी कितनी होती है। तो एफिशिएंसी निकालने के लिए बेसिकली मेरे पास कई सारे तरीके हैं। देयर आर नंबर ऑफ वेज इन विच ऑपरेशनल एफिशिएंसी ऑफ द सेमीकंडक्टर लेजर कैन बी डिफाइंड एंड द वेज कैन बी लाइक कि मैं सपोज मैं इनपुट वोल्टेज कितनी दे रहा हूँ, इनपुट पावर कितनी दे रहा हूँ और आउटपुट ऑप्टिकल पावर कितनी मेरे को मिल रही है, तो वहाँ से कितनी ओवरऑल एफिशिएंसी मेरे को मिल रही है। अगर मैं कैरियर कन्फाइनमेंट के टर्म्स में एफिशिएंसी निकालना चाहूँ तो वो क्वांटम एफिशिएंसी कितनी है। ठीक है, अगर मैं निकालना चाहता हूँ कि मेरी क्वांटम एफिशिएंसी दो टाइप की हो सकती है, इंटरनल और एक्सटर्नल। तो इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी कितनी है कि वो फोटो, जैसे एफिशिएंसी निकालने के लिए कई सारे तरीके हैं, उन तरीकों के ऊपर डिस्कस कर रहा था मैं कि एक मेरे पास इंटरनल एफिशिएंसी है, एक क्वांटम, एक मेरी ओवरऑल एफिशिएंसी है ना, एक मेरी क्या कहते हैं एक तरीके से एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी है। तो कई सारी एफिशिएंसीज हैं जिनके थ्रू हम एफिशिएंसी को, अपने सेमीकंडक्टर लेजर की एफिशिएंसी को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना। तो सपोज अगर मैं डिफरेंशियल एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी यानी ईटा डी निकालना चाहूँ, है ना, मैंने उसको ईटा डी से डिनोट करा है, डिफरेंशियल एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी, जो कि रेशो है किस चीज़ का, इंक्रीज इन दी फोटोन आउटपुट रेट फॉर अ गिवन इंक्रीज इन दी नंबर ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। मैं कितने इलेक्ट्रॉन्स को इंजेक्ट कर रहा हूँ और कितने आउटपुट, कितने फोटॉन्स मेरे आउटपुट पे रिलीज हो रहे हैं। तो ये बेसिकली एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी बोली जाती है। यानी अगर मैं बोलूँ पीई, पीई इज द ऑप्टिकल पावर एमिटेड, क्योंकि फोटोन है तो ऑप्टिकल पावर है ना, फोटोन आउटपुट मतलब फोटोन के थ्रू ऑप्टिकल पावर में निकाल रहा हूँ। ठीक है, emitted from the device obviously, and I is the current, जो करंट मैं सप्लाई कर रहा हूँ उस पूरे स्ट्रक्चर में, E यानी इलेक्ट्रॉन का चार्ज, और HF यानी फ्रीक्वेंसी, और H यानी प्लैंक कांस्टेंट यानी फोटोन की एनर्जी। तो उसको मैं एक फॉर्मूले के थ्रू कैलकुलेट कर सकता हूँ जिसको हम बोलते हैं डिफरेंशियल, मैंने क्या बोला, रेट ऑफ इंक्रीज, रेशो ऑफ द इंक्रीज इन द फोटोन आउटपुट रेट। फोटोन आउटपुट रेट मतलब फोटोन की कितनी एनर्जी रिलीज हो रही, फोटोन से कितनी पावर है, डिवाइड बाई पर यूनिट बैंड गैप एनर्जी काइंड ऑफ, है ना, क्योंकि एच एफ इक्वल्स टू ई जी यू कैन से। और इसका इंक्रीमेंट कितना हो रहा है, कितना इंक्रीज हो रहा है बेसिकली फोटोन की एनर्जी में, डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज कितना हो रहा है, तो इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स का इंक्रीज मतलब ऑब्वियसली अगर मैं इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करूंगा तो ऑटोमेटिकली उससे करंट इंक्रीज होगी। तो एक इलेक्ट्रॉन इंसर्ट कर रहा हूं तो उससे कितनी करंट इंट्रोड्यूस हो इंक्रीज हो रही है, दैट इज गिवन बाय डी आई ओवर ई। तो ये उन दोनों टर्म, उन दोनों क्या कहते हैं इन चीज़ों का रेशो हो जाएगा। ठीक है, इंक्रीज इन दी फोटोन आउटपुट रेट दैट इज डी पी ई ओवर एच एफ, एक फोटोन की एनर्जी पर यूनिट फोटोन एनर्जी डिवाइड बाय टोटल फोटोनिक एनर्जी, है ना, टोटल फोटोनिक एनर्जी, पी इज द टोटल ऑप्टिकल पावर, ऑप्टिकल पावर। ठीक है, फोटोनिक एनर्जी, ऑप्टिकल पावर, यू कैन रिप्रेजेंट इट इन बोथ द वेज। ठीक है, और ये पर इलेक्ट्रॉन कितनी करंट इंक्रीज हो रही है, दैट इज डी आई ओवर ई। तो अगर मैं इसको इक्वेट करके देखूं तो ध्यान से देखो, डी पी ई ओवर डी आई, मैंने इसको ऐसे लिख लिया, है ना, ये क्या है मेरा, डी पी ई ओवर एच एफ डिवाइड बाई डी आई ओवर ई। तो अगर मैं डी पी ई ओवर डी आई ऐसे लिख लूँ, है ना, और इस एच एफ को चूंकि डिवाइड में है तो ये नीचे आ जाएगा, यानी एच एफ इधर आ जाएगा, और इसके डिवाइड में ई है यानी एच एफ अपॉन ई, एंड दैट इज नथिंग बट दी बैंड गैप एनर्जी, है ना, बैंड गैप एनर्जी को मैंने लिख दिया ई जी। तो इसको हम ईटा डी को इस फॉर्मूले से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, where DPE is the change in the optical output power, है ना, optical power emitted from the device, and change in the current that is DI sorry, and EG is the band gap, है ना, यानी फोटोन की एनर्जी पर यूनिट इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन वोल्ट सिंपल। ठीक है, अगर मैं EG को देखूं तो EG मेरी बैंड गैप एनर्जी है जो कि इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मैं एक्सप्रेस कर रहा हूँ, एंड ईटा डी को हम समटाइम्स स्लोप क्वांटम एफिशिएंसी भी बोलते हैं। तो ये जो ईटा डी है ना, एक्सटर्नल डिफरेंशियल क्वांटम एफिशिएंसी ईटा डी, दैट इज आल्सो नोन एज स्लोप क्वांटम एफिशिएंसी।
उसके बाद अब एक दूसरी टाइप की एफिशिएंसी निकालने का तरीका है जिसको हम बोलते हैं इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी, है ना। तो अगर मैं सेमीकंडक्टर इंजेक्शन लेजर के लिए इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी को निकालना चाहूँ तो वो क्या होगा, वो होगा दो चीज़ों का रेशो, है ना। जैसे हमने अभी पहले बताया कि ये वो जो रेशो था डिफरेंशियल एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी, वो कितना मैं आउटपुट फोटोन या आउटपुट पावर मेरी रिलीज हो रही है फ्रॉम द स्ट्रक्चर फ्रॉम द डिवाइस टू कितना मैं इनपुट करंट को चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। इस तरीके से मैंने एक्सटर्नल डिफरेंशियल क्वांटम एफिशिएंसी को डिफाइन करा। अब एक दूसरा तरीका है इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी को डिफाइन करने का, और वो क्या होगा, वो इंटरनल स्ट्रक्चर में। अब इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है, बेसिकली मैं कितने फोटोन प्रोड्यूस कर रहा हूँ लेजर कैविटी के अंदर इंटरनली, है ना। देयर मे बी ए पॉसिबिलिटी कि एक फोटोन रिलीज हो और वो स्ट्रक्चर से बाहर ना आ पाए, उस स्ट्रक्चर के अंदर ही कन्फाइंड रह जाए, लेजर कैविटी के अंदर ही रह जाए, है ना। तो वो आउटपुट पर तो निकलेगा नहीं, तो आउटपुट पावर तो कैलकुलेट नहीं होगी उस फोटोन से। तो अगर मुझे इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी निकालनी है तो मैं ये देखूंगा कि उस पर्टिकुलर कैविटी के अंदर, यानी जो फैब्री पैरेट कैविटी जहां पर मैं रिकॉम्बिनेशन करवा रहा हूँ इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का, वहां पर कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स मेरे प्रोड्यूस हो रहे हैं बाय द रिकॉम्बिनेशन या स्टिमुलेटेड एमिशन, ठीक है। तो इस तरीके से मैंने क्या करा, मैंने एक रेशो निकाला कि मेरे कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस हुए और मैंने कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट किए। उन दोनों का जो रेशो है वो बोला जाता है इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी, उसको डिनोट करते हैं ईटा आई से, ठीक है। तो ये हो गया मेरा टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस्ड इन द लेजर कैविटी डिवाइड बाय द टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। अगर मैं इसको देखूं तो ये इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी और डिफरेंशियल एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी को यूजिंग द रिसर्च और द मैथमेटिकल कैलकुलेशंस हम इस फॉर्मूले से एसोसिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पर ये दो चीज़ें हैं, तीन चीज़ें हैं जो आपने अभी तक नहीं देखी। एक है मेरा अल्फा बार, एक है मेरा R1 और एक है मेरा R2, ठीक है। अब आप ध्यान से देखो, मेरे पास ये एक कैविटी थी, इधर मेरा P था, इधर मेरा M था, है ना, और यहाँ पर मैंने मिरर लगा रखे थे। अब यहाँ पर मेरे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स के रिकॉम्बिनेशन से एक फोटोन रिलीज हो रहा है, ठीक है, फोटोन रिलीज हुआ। अब ये फोटोन इस मिरर स्ट्रक्चर पर जब इंजेक्ट होगा, है ना, या इंसर्ट होगा, तो बेसिकली होगा क्या, ये उसको बाहर तो निकलने देगा नहीं, जब बाहर नहीं निकलने देगा तो ये रिफ्लेक्ट होगा। अब रिफ्लेक्ट होगा तो इसकी एनर्जी में कुछ ना कुछ लॉस तो जरूर होगा, लेकिन ये रिफ्लेक्ट होगा। अब यहाँ पर ये जो R1 और R2 हैं, ये R1 और R2 है मेरी क्लीव्ड मिरर की रिलेटिविटीज, ठीक है। और ये इस टोटल ऑप्टिकल कैविटी की जो लेंथ है उसको मैं बोल रहा हूँ कि ये मेरी है L, ऑप्टिकल कैविटी की लेंथ है मेरी L। और ये जो अल्फा डैश है ना, अल्फा बार है, इसको बोलते हैं लॉस कोफिशिएंट। क्यों? क्योंकि देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि जब एक फोटोन क्लीव मिरर साइड पर जाए तो ऑटोमेटिकली उसके अंदर कुछ पार्ट रिफ्लेक्ट हो और कुछ पार्ट एब्जॉर्ब हो जाए, लॉस हो जाए, है ना। सारा का सारा तो लॉस, सारा का सारा तो क्या कहते हैं, रिफ्लेक्ट होगा नहीं, कुछ ना कुछ पार्ट तो लॉस होगा। तो मुझे लॉस कोफिशिएंट भी इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा। तो लॉस कोफिशिएंट मैंने अल्फा डैश अल्फा बार इनकॉर्पोरेट कर लिया आफ्टर द रिफ्लेक्शन। तो लॉजिकली हम क्या बोलते हैं कि एक अगर उसका रेट अगर मेरा क्या कहते हैं अल्फा डैश अल्फा बार है, तो वो अगर वो यहाँ पर जनरेट हुआ तो वो पूरी एल लेंथ कवर करेगा, और फिर उसके बाद जब यहाँ पर वापस आएगा तो वो दोबारा एल लेंथ कवर करेगा। तो अगर मैं उसका टोटल लॉस देखूं तो उसका टोटल लॉस कितना हो जाएगा, कोफिशिएंट इनटू टोटल लेंथ। एक बार के उसको उसी पॉइंट तक पहुंचने के लिए मिनिमम एक रिफ्लेक्शन तो चाहिए और मिनिमम 2L लेंथ तो वो ट्रैवल करेगा ही। तो इसलिए ये 2L इंटू अल्फा डैश टोटल लॉस डिवाइड बाई, चूंकि ये जो रिलेटिविटीज हैं ये लॉगरिथमिक फंक्शंस होती हैं, तो यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन कोफिशिएंट में इसकी रिलेटिविटी की कितना रिलेटिवली वो ऑप्टिकल पावर को रिफ्लेक्ट कर रहा है, उसको हम R1 और R2 से डिनोट करते हैं। तो इसके लिए सपोज ये वाली R1 मैंने मान ली और इसके लिए R2 मान ली, तो ऑटोमेटिकली यहाँ से इधर R1 और फिर उसके बाद इधर जब जाएगा तो ये R2। तो दोनों नेचुरल लॉग ऑफ 1/R1 इंटू R2, ये दोनों चीज़ें मैंने इनकॉर्पोरेट करी और उसको मैंने इस फैशन के अंदर जोड़ लिया। तो ये मेरी एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी हो गई।
ठीक है। अब एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी को अगर मैं इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी से जोड़ना चाहूँ तो ये बेसिकली यहाँ पर एक चीज छूट गई, दिस इज ईटा आई टाइम्स दिस, है ना। ईटा आई मेरी ये वाली जो वैल्यू है ना, ये वाली वैल्यू जो है, ये ईटा आई आ गया मेरा, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ये यहाँ पर आ जाएगा ईटा आई। ठीक है, यहाँ पर ईटा आई छूट गया है तो आप ईटा आई लिख लीजिएगा अपने पास से, ठीक है, नोट्स बनाते टाइम। और ईटा डी मेरी एक्सटर्नल डिफरेंशियल क्वांटम एफिशिएंसी। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि देखो ये एक्चुअल में ईटा आई मुझे बता रहा है कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के कंपैरिजन में कितने नंबर ऑफ फोटॉन्स प्रोड्यूस हो रहे हैं कैविटी के अंदर, लेकिन क्लीव्ड मिरर स्ट्रक्चर के थ्रू कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर, कितने फोटॉन्स बाहर निकल रहे हैं, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस, है ना। तो इस क्वांटिटी से मेरे टोटल नंबर ऑफ फोटॉन्स दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम द कैविटी इज रिड्यूस्ड with this quantity, and that is nothing but the total differential external quantum efficiency of the injection laser diode। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है? यस सर। उसके बाद मेरे पास एक और तरीका है जिससे कि मैं टोटल एफिशिएंसी को डिफाइन कर सकूं, है ना। मैंने अभी तक दो एफिशिएंसी आपको बताई, एक डिफरेंशियल एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी और एक इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी। अब उसके बाद एक तीसरी एफिशिएंसी है, उसको बोलते हैं टोटल एफिशिएंसी या एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी। उसको डिनोट करते हैं ईटा टी से, और ये ईटा टी क्या है? ईटा टी इज इक्वल टू द रेशियो ऑफ द टोटल नंबर ऑफ आउटपुट फोटॉन्स, कितने आउटपुट फोटॉन्स आ रहे हैं, डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, देखो जब मैंने पहली ईटा डी को डिफाइन करा तो वहां पर मैंने वो चेंज लिया, है ना, रेट लिया कि कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है फोटॉन्स में, कितने रेट से इंक्रीज हो रहा है करंट में, ना, और उन दोनों का रेशियो ले लिया मैंने। अगर इलेक्ट्रॉन्स को इंसर्ट कर रहा हूं तो कितनी करंट इंक्रीज हो रही है और कितना फोटॉन्स या आउटपुट पावर बेसिकली एमिट हो रही है या जनरेट हो रही है। लेकिन उसके बाद मैंने एक इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी डिफाइन करी इन टर्म्स ऑफ टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स, कितनी करंट में एक्चुअल में लगा रहा हूं मैं, उसकी करंट की चेंज की वैल्यू की बात नहीं कर रहा, रेट ऑफ करंट की बात नहीं कर रहा, मैं टोटल नंबर ऑफ करंट की बात कर रहा हूँ, कितने इलेक्ट्रॉन्स मैंने लगाए, है ना। तो उसको हम डिनोट करते हैं इस तरीके से, टोटल नंबर ऑफ आउटपुट फोटॉन्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ इंजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। और ये क्या है? इसको बोलते हैं टोटल एफिशिएंसी, दैट इज आल्सो नोन एज एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी। ठीक है, वाली थी इंटरनल क्वांटम, एक्सटर्नल डिफरेंशियल एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी, मतलब मैंने डिफरेंशियल लिया था। यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पर मैंने क्या लिया था? डीपीई ओवर डी आई लिया था। अगर मैं डिफरेंशियल की बात नहीं कर रहा हूँ तो ये डिफरेंशियल नहीं है, ये टोटल आउटपुट पावर कितनी आ रही है, फोटोन कितने रिलीज हो रहे हैं, डिवाइड बाई टोटल कितनी करंट लगाई थी मैंने, कितना इलेक्ट्रॉन लगाया था, कितने इलेक्ट्रॉन्स मैंने इंजेक्ट करे थे। ठीक है, एंड दैट इज इक्वल्स टू द पीई ओवर आईईजी। पहला वाला कितना आया था? डिफरेंशियल पावर ओवर डिफरेंशियल करंट, है ना। यहाँ पर क्या आ रहा है? डिफरेंशियल हटा दो, एवरीथिंग एल्स इज एग्जैक्टली सेम। ठीक है, क्योंकि एच एफ अपॉन ई इज ई जी, जो हम ऑलरेडी बैंड गैप एनर्जी में बता भी चुके हैं। ठीक है, उसके बाद अगर मैं टोटल पावर एमिटेड की बात करूं, वो कितनी है मेरी पीई, अगर उसको लीनियरली चेंज करूं मैं, तो अगर इंजेक्शन करंट आई को मैं बोल दूं कि ये थ्रेशोल्ड करंट ITH से ज़्यादा है तो क्या होगा, है ना। तो अगर थ्रेशोल्ड करंट से मेरी आई यानी जो इंजेक्शन करंट है वो ज़्यादा है, थ्रेशोल्ड करंट का क्या मतलब है? मिनिमम करंट जिससे ऊपर मैं करंट लगाऊंगा तो मेरी डिवाइस काम करेगी। तो अगर मैं इंजेक्शन करंट यानी जो आई है वो मैं अपने उस डिवाइस के करस्पॉन्डिंग थ्रेशोल्ड करंट की वैल्यू से ज़्यादा अप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली मुझे पावर आउटपुट, ऑप्टिकल एमिटेड पावर जो आ रही है पीई, वो भी लीनियरली चेंज होगी, है ना। किस तरीके से होगी? वो होगी सीधे सीधे हम निकाल सकते हैं एफिशिएंसी के फॉर्म में कि दैट इज इक्वल्स टू 1 माइनस ITH ओवर आई, है ना। ITH ओवर आई, उतनी मेरी टोटल एफिशिएंसी आ जाएगी डिफरेंशियल एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी के कंपैरिजन में। ठीक है, अगर हम इसको देखें तो हाई इंजेक्शन करंट्स के लिए टोटल एफिशिएंसी कंपैरेटिवली कम होती है। देखो जितनी इंजेक्शन करंट मेरी ज़्यादा होगी, जितनी इंजेक्शन करंट मेरी ज़्यादा होगी, उतना ही ये फैक्टर कम होगा, उतना ही ये फैक्टर कम होगा, और जितना ये फैक्टर कम होगा उतना ही 1 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली डिफरेंशियल क्वांटम एफिशिएंसी से
लगभग बराबर हो जाएगी ये। अगर मैं आई टी एच और आई की वैल्यू को बराबर कर दूं, है ना, तो क्या होगा, मेरे को मिलेगा ईटा टी इक्वल्स टू ईटा डी। दैट मीन्स इन दैट केस व्हेन द threshold current is equal to the injection current, then in that case the total efficiency will become the differential external quantum efficiency. क्लियर है बच्चों? और अगर मैं इसको बढ़ा रहा हूँ तो ऑटोमेटिकली जितना ये बढ़ेगा उतने ही ये मेरा टोटल एफिशिएंसी डिफरेंशियल एफिशिएंसी के कंपैरिजन में कम होती चली जाएगी। ठीक है बच्चों, क्लियर है? जितनी मेरी थ्रेशोल्ड करंट ज्यादा होगी, इंजेक्शन करंट कम होगी, उतनी ही मेरी क्वांटम एफिशिएंसी कम होगी। और अगर मैं क्वांटम एफिशिएंसी बढ़ाना चाहता हूँ, सॉरी थ्रेशोल्ड टोटल एफिशिएंसी को बढ़ाना चाहता हूँ, तो अल्टीमेटली मेरे को इस वाली आई को कम करना पड़ेगा। ठीक है, आई जितना कम होगा उतना ये पैरामीटर, जितना ज्यादा होगा, सॉरी जितना ज्यादा होगा थ्रेशोल्ड से उतना ये पैरामीटर कम होगा, और जितना ये कम होगा उतना ही मैं सबट्रैक्ट कम करूंगा, तो मेरे को लगभग थ्रेशोल्ड डेंसिटी, सॉरी डिफरेंशियल एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी जो है वो मेरी टोटल एफिशिएंसी के बराबर हो जाएगी। और इसी के बेसिस पे हम लोग एक और एफिशिएंसी आइडेंटिफाई करते हैं, उसको बोलते हैं एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी। एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी ऑफ द डिवाइस, इसको हम डिवाइस एफिशिएंसी भी बोलते हैं, और ये इसको डिनोट करते हैं ईटा ईपी, एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी ऑफ द डिवाइस। ठीक है, ये क्या है, ये है मेरी कि मेरी कितनी ऑप्टिकल पावर आउटपुट पर आ रही है डिवाइड बाय मैंने कितनी इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट पर दिया था, है ना। देखो, कन्वर्टिंग द इलेक्ट्रिकल इनपुट टू द ऑप्टिकल आउटपुट। अगर मैं एक डिवाइस की बात करूं, डिवाइस के अंदर क्या क्या चीजें हो रही हैं, अगर मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, एज अ लेमैन बात कर रहा हूं मैं, है ना, तो अगर मुझे उस डिवाइस की एफिशिएंसी चेक करनी हो तो मुझे ना तो इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी से मतलब है, ना तो डिफरेंशियल एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी से मतलब है, ना तो उसकी टोटल एफिशिएंसी से मतलब है, क्योंकि ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स क्या बता रहे हैं, ये तीनों के तीनों पैरामीटर्स मुझे ये बता रहे हैं कि ये कितने फोटॉन्स रिलीज हुए, कितने इलेक्ट्रॉन्स इंजेक्ट किए थे। लेकिन मुझे अल्टीमेटली चाहिए क्या, मुझे चाहिए ये कि मैंने कितनी इलेक्ट्रिकल इनपुट पर, कितनी पावर इनपुट पर दी थी, इलेक्ट्रिकल पावर, है ना, जो पावर मैंने इनपुट पर लगाई थी उस डिवाइस को एक्टिवेट करने के लिए, और उस इनपुट पावर के करस्पॉन्डिंग कितनी आउटपुट पावर मेरे को मिल रही है। आउटपुट पावर मिलेगी इन टर्म्स ऑफ ऑप्टिकल लाइट, तो वो ऑप्टिकल आउटपुट पावर हो जाएगी। और इनपुट पावर मैंने किस फॉर्म में दी थी, मैंने करंट और वोल्टेज की फॉर्म में दी थी, यानी वो इलेक्ट्रिकल पावर है। तो इलेक्ट्रिकल पावर इनपुट के करस्पॉन्डिंग कितनी आउटपुट ऑप्टिकल पावर मिल रही है, दैट इज द रेशियो, important parameter from for a device from a layman's point of view, और in general वो होगा external power efficiency या device efficiency। उसको हम डिनोट करते हैं ईटा ईपी से, और ईपी जो है वो क्या है, द टोटल आउटपुट पावर डिवाइड बाय टोटल इलेक्ट्रिकल पावर इनटू 100। ठीक है, दैट विल बी इन दी परसेंटेज। तो इस पावर को अगर मैंने V और I की फॉर्म में लिख लिया, तो कितना वोल्टेज मैंने लगाया था और कितना करंट मैं लगा रहा हूं, उसके करस्पॉन्डिंग कितनी टोटल डीसी इलेक्ट्रिकल इनपुट पावर है, और वहां से मैं एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी या डिवाइस की एफिशिएंसी को निकाल सकता हूं। यहां तक क्लियर है बच्चों? जल्दी से बताओ। यस सर। समझ में आ गया? यस सर, यस सर। तो अब Yes, तक sir, मैंने yes, sir. टोटल कितनी एफिशिएंसी के बारे में बताया, एक डिफरेंशियल एक्सटर्नल क्वांटम एफिशिएंसी, एक इंटरनल क्वांटम एफिशिएंसी, एक टोटल एफिशिएंसी, और एक एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी यानी डिवाइस एफिशिएंसी। मोस्ट इंपॉर्टेंटली, मोस्ट कॉमनली जो हम यूज करेंगे वो यूज करेंगे डिवाइस एफिशिएंसी। ठीक है, क्योंकि ओवरऑल उस डिवाइस के लिए एफिशिएंसी जो मैटर करेगी वो यही करेगी कि कितनी आउटपुट पावर, ऑप्टिकल आउटपुट पावर मेरे को आउटपुट पर मिल रही है, और कितना इनपुट इलेक्ट्रिकल पावर मैंने लगाया था। अगर मैं टोटल एफिशिएंसी को डिवाइस एफिशिएंसी से यानी ईटा ईपी से रिलेट करना चाहूँ तो उसको मैं इस फॉर्म से रिलेट कर सकता हूँ। ठीक है, कैसे? ध्यान से देखो, ईटा टी कितना था मेरा, ईटा टी था मेरा इन टर्म्स ऑफ आई। ठीक है, तो अगर मैं इस वाले, देखो यहाँ रेशो अगर मैं आई कॉमन ले लूँ, है ना, तो ये जो भी चीज़ बचेगी डिवाइड बाई आई आ रहा है ना, दैट इज ईटा टी। तो ईटा टी
में अगर मैं i से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बेसिकली दोनों टर्म्स बराबर हो जाएंगी। तो ईटा टी अगर मैं यहाँ इंक्लूड करना चाहता हूँ तो मैंने वी आई से आई वाला काट दिया, ठीक है। और इस पीई बाई आई वी है ना, तो इस पीई को मैंने क्या लिखा, मैंने देखो ईटा टी मेरा क्या था, बेसिकली ईटा टी जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था वो था मेरा डिफरेंशियल वाला नहीं था, वो सिंपल वाला था, है ना, यानी पी ई डिवाइड बाई आई ई जी था, ठीक है। तो अगर मैं ईटा पी, ईटा टी और ईटा ई पी के बीच में रेशो निकालना चाहूँ तो ईटा ई पी कितना था, ईटा ई पी इज बेसिकली पी ई डिवाइड बाई पी, है ना, यानी पी ई डिवाइड बाई वी आई, ठीक है। तो अगर मैं इस पी ई से पी ई काट दूँ, इस वाले आई से आई काट दूँ, तो ईटा टी ओवर ईटा ई पी मेरा कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा मेरा वी अपॉन ई जी, ठीक है। तो यहाँ से मैं ईटा ई पी निकाल सकता हूँ। ईटा ई पी कितना आ जाएगा मेरा, ईटा ई पी आ जाएगा ई जी डिवाइड बाई वी टाइम्स ईटा टी। तो टोटल एफिशिएंसी को मैं एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी या डिवाइस एफिशिएंसी से कुछ इस तरीके से रिलेट कर सकता हूँ, ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर है? क्लियर है, कोई दिक्कत? तो मेनली हमें इस No, sir. फॉर्मूले का ही इस्तेमाल करना है। अगर मुझे कोई क्वेश्चन पूछा जाए कि आपको टोटल एफिशिएंसी कैलकुलेट करनी है डिवाइस की, तो आपको वो कैसे कैलकुलेट करोगे, आप वो कैलकुलेट करोगे यूजिंग दिस एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी फार्मूला या डिवाइस एफिशिएंसी फार्मूला। तो एक क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, वो क्वेश्चन है ये, द टोटल एफिशिएंसी ऑफ एन इंजेक्शन लेजर, ठीक है, टोटल एफिशिएंसी ऑफ एन इंजेक्शन लेजर विद GaAs एक्टिव रीजन, यानी गैलियम आर्सेनाइड का एक्टिव रीजन है, इज 18%। दैट मीन्स आपको क्या पता है, आपको ईटा टी पता है, कितना है, 18%, है ना, या आप बोल सकते हो 0.18, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं मुझे दे रखा है कि वोल्टेज अप्लाइड टू द डिवाइस इज 2.5 वोल्ट, यानी जो मैं वोल्टेज लगा रहा हूँ वो कितनी लगा रहा हूँ, दैट इज 2.5 वोल्ट लगा रहा हूँ, और बैंड गैप एनर्जी भी मेरे को गिवन है। बैंड गैप एनर्जी कितनी है, ई जी इक्वल्स टू 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो आपको एक्सटर्नल पावर एफिशिएंसी ऑफ द डिवाइस यानी ईटा ई पी कैलकुलेट करना है। जल्दी से बताओ ईटा ई पी कितना आएगा, है ना। तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला देखा, क्या कि ईटा ई पी जो था मेरा, ईटा ई पी दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज इक्वल्स टू ईटा टी इंटू ई जी अपॉन वी, ठीक है, ये मेरे को निकालना है। और ये किस में आएगा, 100% में आएगी। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0.18 ईटा टी, है ना। ई जी कितना है मेरा, ई जी है 1.43 इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, कोई दिक्कत नहीं, मैंने इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही रखा था ई जी, है ना। और मेरा वी कितना है, दैट इज 2.5, है ना। तो ये वैल्यू आप कैलकुलेट कर लोगे और जो भी वैल्यू आए उसकी आप 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। आप इस फॉर्मूले को यहाँ पर यूज, यही फॉर्मूला है, यहाँ पर ई जी आपको गिवन है, वी आपको गिवन है और ईटा टी आपको गिवन है। You need to put all these values to calculate the external power efficiency of the device. That is nothing but the device efficiency as well. ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, जल्दी से बताओ। Yes, sir. मुझे फटाफट से इसकी वैल्यू बताओ कितनी आएगी। अगर मैं इसकी 100 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो ये 18 वाला 0 काट दो, ठीक है, कितना आ जाएगा, एक ये काटो तो एक 0 नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो 18 इंटू 143 डिवाइड बाई 250, 18 into 143 divided by 250, that will be the answer। कितना आएगा जल्दी से बताओ कैलकुलेट करके। सर 10.296। 10.296, ठीक है, ठीक है, ये परसेंटेज मतलब इतनी एफिशिएंसी है। सोचो 10.3% एफिशिएंसी है उस डिवाइस की ओवरऑल, जितना मैंने इनपुट पर पावर दिया था
उसका 10% पावर मेरे को आउटपुट पर मिल रहा है, बाकी सारा पावर मेरा विद इन द स्ट्रक्चर हीटिंग की फॉर्म में या आउटपुट लाइट को जनरेट ना करने की बजाय वो विद इन द स्ट्रक्चर लॉस हो रहा है, बट आई एम गेटिंग द 10% ऑफ द ऑप्टिकल पावर विद दिस स्ट्रक्चर। क्लियर है? क्लियर है? Yes, sir. ठीक है।